आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 13,36,861, कुल मौतें 31,358, कुल ठीक हो चुके 8,49,432, सक्रिय मामले 4,56,071। कोरोना वायरस के मरीजों के ठीक होने की दर भले सुकून दे रही हो, लेकिन संक्रमण के बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा था कि टेस्टिंग बढ़ेगी तो शायद संक्रमण की दर में कुछ कमी आ जाए, लेकिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में टेस्टिंग बढ़ने के बावजूद मरीज मिलने की दर नहीं घट रही। कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर जी ने कहा कि शहर में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों और डॉक्टरों की कमी के कारण कर्नाटक सरकार ने कोविड के अंतिम वर्ष के मेडिकल और विज्ञान के छात्रों की तैनाती करने का फैसला किया है। एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों को कोविड कर्तव्य सौंपा जाएगा, जिसमें संक्रमितों का पता लगाना, परीक्षण और उपचार शामिल है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी ने कहा कि जिन देशों ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए विकेंद्रित तरीके अपनाए वे अन्य देशों की तुलना में इस मोर्चे पर बेहतर रहे हैं। उन्होंने जर्मनी और दक्षिण कोरिया का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों में केंद्र के स्तर पर संसाधनों का आवंटन किया, लेकिन उसे कैसे खर्च करना है, किस प्रकार रखना है, उसका जिम्मा प्रांतों पर छोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने कहा कि भारत दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे कम संक्रमण और मृत्यु दर वाले देशों में से एक है तथा यहाँ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 63.45% है, जबकि मृत्यु दर 2.3% है। कोविड-19 संक्रमण के चलते बीते 122 दिनों से परिचालन बंद होने के कारण मेट्रो का आर्थिक संकट बढ़ गया है। डीएमआरसी के पास अब लोन चुकाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेट्रो ने 18 साल में पहली बार लोन चुकाने में सक्षम नहीं होने का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया जी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। केंद्र सरकार ने असम, बिहार, तेलंगाना और उड़ीसा सहित 9 राज्यों को सलाह दी कि वे जांच में तेजी लाएं और निरुद्ध क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करें, निषेध योजना को कड़ाई से लागू करें, स्वास्थ्य ढांचा बढ़ाएं और कोविड-19 मामलों के प्रभावी क्लिनिकल प्रबंधन सुनिश्चित करें। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के संघर्ष वाले क्षेत्र से पूरी तरह और जल्द सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से शांति बहाली जरूरी है। भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन समेत उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर नियंत्रण लगा दिया है जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। इन देशों की कंपनियां सुरक्षा मंजूरी और विशेष समिति के पास पंजीकरण के बाद ही टेंडर भर सकेंगी। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच यह कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित रणबीरगढ़ इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने बल पर गोलियां चला दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी की। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। विधानसभा सत्र बुलाकर सदन में अपना बहुमत साबित करने की अपनी जिद पर अड़े राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। रिपोर्ट्स के अनुसार इस कैबिनेट बैठक के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्रा जी की तरफ से विधानसभा सत्र बुलाने पर उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा की गई। राहुल गांधी जी ने श्रमिक ट्रेनों से भी रेलवे ने की जमकर कमाई शीर्षक से अखबार में छपी खबर को शेयर करते हुए लिखा,
बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। ये आपदा को मुनाफे में बदलकर कमा रही गरीब विरोधी सरकार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने को लेकर कांग्रेसी नेताओं द्वारा लगातार उन पर तंज कसा जाता रहा है। कुछ कांग्रेस नेताओं ने तो सिंधिया जी को दगाबाज तक करार दिया। वहीं नाग पंचमी के मौके पर पूर्व पीसीसी चीफ और कांग्रेस के नेता अरुण यादव जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को निशाने पर लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के अपने उत्पादों की बिक्री से कथित तौर पर 75 करोड़ रुपए मुनाफे कमाने के खिलाफ जुर्माना लगाने के लिए शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगा दी। हालांकि अदालत ने इसके लिए यह शर्त भी निर्धारित की है कि यह उक्त राशि 6 महीने की किश्त में उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करें। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।